गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका द विल पावर एकेडमी में। आज हम लोग अध्याय 6 पढ़ेंगे जो कि कक्षा 8 का इतिहास है। तो अध्याय का शीर्षक है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। तो आइए देखते हैं, हम आज अध्याय 6 पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ चित्र 1 दिया गया है जो कि 17वीं सदी में सूरत बंदरगाह पर व्यापारिक जहाज का चित्र दिया गया है। इसे आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। तो जो सूरत बंदरगाह था वह कहाँ पे था? गुजरात में स्थित था, जो कि भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में स्थित है। यह हिंद महासागर के रास्ते पर होने वाला व्यापार था जो कि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं सदी की शुरुआत से ही इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा था। इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे। तो इस अध्याय में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जो कि दो उद्योग है, कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग। इन दो उद्योग का हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योग की दशा क्या थी। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे। सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। तो ब्रिटेन दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बन गया था। किस क्षेत्र में? सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन के क्षेत्र में। ठीक है, याद रखेंगे कि 1850 के दशक में जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा था। ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा था कब? 1850 के दशक की बात है, जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग पनपने लगा। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में उपनिवेशीकरण के बारे में पढ़ लिया है, तो उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आ रहा होगा उपनिवेशीकरण क्या होता है। तो आप अध्याय 2 में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभाग पर कब्जा करते हुए और किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता गया। तो आपने जैसा कि अध्याय 2 में पढ़ा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापार के हितों की रक्षा करने के लिए उन्होंने किस तरह भारतीय जमीन पर कब्जा किया और किस तरह व्यापार का ढांचा उन्होंने बदला। 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज़ें खरीदती थी। जो कंपनी थी वो भारत से चीज़ें खरीदती थी कब? 18वीं सदी के अंत में, और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। इसी क्रय विक्रय से, यानी कि खरीद और बेच से उसे भारी मुनाफा होता था। यानी कि जो खरीदती थी और इंग्लैंड में लेके बेचती थी, उससे उसे कई गुना मुनाफा होता था। जैसे से ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहाँ के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाजारों में आने लगा। ब्रिटेन में औद्योगिकरण से वहाँ के जो उद्योगपति थे भारत को अपना औद्योगिक उत्पादन के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इससे क्या हुआ? ब्रिटेन से जो तैयार माल होता था, जो वहाँ से तैयार माल करके भारत में आता था, भारत के बाजारों में यहाँ पे बिकने लगा था। इससे भारतीय शिल्प और उद्योगों पर किस तरह के असर पड़े, प्रस्तुत अध्याय में हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। तो आगे हम देखेंगे कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारत पर इसका क्या असर पड़ा, यानी कि भारत के शिल्प और उद्योग पर क्या असर पड़ा, हम आगे देखेंगे। भारतीय कपड़े और विश्व बाजार। तो आइए पहले कपड़ा उत्पादन पर नजर डालें। पहले हम चित्र यहाँ 2 दिया गया है, देख लेते हैं, जो कि पटोला बुनाई 19वीं सदी के मध्य का ये चित्र दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि पटोला बुनाई किस तरह है, जो एक ही चित्र को बार बार दोहराया गया है।
इसे पटोला बुनाई कहते हैं। तो पढ़ते हैं, बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। बंगाल पर जब अंग्रेजों की विजय नहीं हुई थी उससे पहले यानी कि 1750 के आसपास भारत यानी कि पूरी दुनिया, पूरी विश्व में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में दूसरों से कोसों आगे था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिण पूर्वी एशिया जो कि जावा, सुमात्रा और पेनांग तथा पश्चिमी तथा मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार होता था। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारी कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगीं। तो 16वीं शताब्दी से क्या हुआ था कि यूरोप की जो व्यापारी कंपनियां थी वो यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा है। ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनके अर्थ जानना बड़ा मज़ेदार है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि जो शब्द है उन शब्दों में ही इतिहास छिपा हुआ है। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि ऐसा कौन कौन सा शब्द है जिसके बारे में इतिहास छिपा हुआ है। तो आइए हम देखते हैं, शब्दों में इतिहास छिपा है। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीकी सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसूल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा। तो इराक में एक मोसूल शहर का नाम है जो कि अरब व्यापारियों के पास देखा गया था। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन या मलमल कहने लगे। तो मसलिन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इराक के मोसूल शहर के आधार पर ही मसलिन नाम पड़ा था। जल्द ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। तो कैलिको शब्द किससे निकला है? कालीकट से निकला है। बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह शब्द में इतिहास छुपा हुआ है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाजारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। चित्र 3 में आप एक ऑर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं जिसे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। बही के मुताबिक उस साल कपड़े के 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला था। यदि आप इसी बही के पन्नों को पलटते तो आपको पता चलता कि उसमें सूती और रेशमी कपड़े के 98 किस्मों का जिक्र किया गया है। यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते थे, जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। तो चित्र यहाँ 3 दिया गया है, देख सकते हैं आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑर्डर बही का एक पन्ना दिया गया है जो कि 1730 का है। गौर से देखें कि बही में किस तरह एक एक चीज़ की कीमत लंदन में ही तय कर दी गई थी। ये सामान मंगाने के लिए कंपनी को 2 साल पहले ऑर्डर देना पड़ता था, क्योंकि ऑर्डर को भारत भेजने, जरूरी कपड़े बनवाने और उन्हें वापस भिजवाने में इतना समय तो लग ही जाता था। जब कपड़े के थान लंदन पहुंच जाते थे तो उन्हें नीलामी के जरिए बेच दिया जाता था। तो आप इसी तरह दे सकते हैं तीसरा, जो कि एक बही का एक पन्ना है। ठीक, आगे यहाँ चित्र 4 है जो कि जामदानी बुनाई 20वीं सदी की शुरुआती में का है। तो चित्र 4 ये कि जो कि है ये चित्र 4 दिया गया है जो कि जामदानी बुनाई किया गया है, जो कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत का ये चित्र है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो चित्र दिया गया है ये 20वीं सदी की शुरुआत के चित्र को दर्शाया गया है, जो कि जामदानी बुनाई का दिखाया गया है। जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं।
इसका रंग प्रायः सलेटी और सफ़ेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो इसे याद रखेंगे कि जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से थे। बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत, जो कि उत्तर प्रदेश आज के टाइम में है, तो वहाँ पे स्थित लखनऊ में ये क्षेत्र जामदानी बुनाई के लिए महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते थे। आइए अब इसी बही में दी गई विभिन्न किस्मों के नामों को देखें। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया था उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हें ये व्यापारी सीट्स, कोसा या खस्सा और बंडाना कहते थे। तो इस शब्दों को आप याद रखेंगे, सीट्स, कोसा और बंडाना। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी का सीट्स शब्द कहाँ से आया है? जी हाँ, यह हिंदी के छीट शब्द से निकला है। हमारे यहाँ छीट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़ों को कहा जाता है। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की ज़बरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षण फूल पत्तियों यानी कि अट्रैक्टिव जो फूल पत्तियाँ थी, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़ों का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय कपड़ों की कितनी मांग थी, उनकी गुणवत्ता कितनी अच्छी थी। बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के लिए किया जाता था। तो यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द, जो यह शब्द निकला है बंडाना, यह हिंदी शब्द के बांधना से निकला है। इस श्रेणी में चटक रंगों वाले ऐसी बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियों से ही बनाया जाता था, जो कि यहाँ चित्र 5 दिया गया है। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़े पर छपाई यानी कि छीट 19वीं सदी के मध्य का चित्र है। चित्र को दर्शाया गया है। ईरान और यूरोप को निर्यात होने वाले छीट का यह बढ़िया उदाहरण है। तो यह जो चित्र दिया गया है बारीक छीट वाले कपड़े, यह ईरान और यूरोप को निर्यात होने वाले छीट का यह बहुत बढ़िया उदाहरण यहाँ पे पेश किया गया है, यानी कि दिखाया गया, दर्शाया गया है। तो आगे यहाँ चित्र 6 दिया गया है, जो कि बंडाना डिजाइन 20वीं सदी के प्रारंभ का है। कपड़े के मध्य में गुजरती लकीर को देखें, आप जानते हैं यह क्यों है? दरअसल इस ओढ़नी में 2 बांध कर रंगे गए रेशमी कपड़े के टुकड़ों को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे में सी दिया गया है। बंडाना शैली के कपड़े अधिकांश राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। तो याद रखेंगे कि बंडाना शैली के जो कपड़े थे कहाँ पे बनाए जाते थे? अधिकांश राजस्थान और गुजरात में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम पढ़ेंगे यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़ा। तो 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। तो 18वीं शताब्दी के स्टार्टिंग तक आते आते जो भारतीय कपड़े की लोकप्रियता थी उससे बेचैन होकर इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े यानी कि छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था। याद रखेंगे, यह जो कानून बनाया गया था, कानून का नाम क्या था? कैलिको अधिनियम। तो उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा सरकार क्यों कर रही थी। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापने जाने लगे। तो अब क्या हुआ कि जो भारतीय कपड़े थे वो इंग्लैंड में ही
भारतीय डिजाइन के ही छापे जाने लगे। भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की जरूरत दिखाई देने लगी थी। तो 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। इसे भी आप याद रखेंगे कि 1764 में जॉन के ने एक आविष्कार किया, किसका? स्पिनिंग जेनी का, जिसमें परंपरागत तकलियों का उत्पादकता काफ़ी बढ़ गया। तो स्पिनिंग जेनी के आविष्कार से क्या हुआ? इसमें परंपरागत जो तकलियाँ थी उसकी उत्पादकता में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया। इसे भी याद रखेंगे कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? रिचर्ड आर्कराइट ने, जो कि 1786 में किया, जिसने सूती कपड़ों की बुनाई को क्रांतिकारी के रूप में बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जाता था। इसके बावजूद दुनिया के बाज़ारों पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के अंत तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थीं। परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का राजनीतिक सत्ता मिल गई तो उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की ज़रूरत नहीं रही। जैसा कि आपने अध्याय 2 में इसके बारे में पढ़ लिया है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया, उसको राजनीतिक सत्ता मिल गई, तो कैसे उसने भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की ज़रूरत नहीं रही। उसने बंगाल के पैसों से ही भारतीय वस्तु खरीदना शुरू कर दिया। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसान और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उस पैसे से कपड़ा खरीदने लगी। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक सत्ता मिलने के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में राजनीतिक सत्ता मिलने के बाद वह कैसे भारत में ही किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उसी पैसे से भारतीय कपड़ा खरीद कर और इंग्लैंड के बाज़ारों में बेचने लगी। इसके लिए उसे इंग्लैंड से चांदी मंगाने की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि वह अपनी ज़रूरतें भारत के पैसों से ही कर लेती थी। चित्र यहाँ 7 दिखाया गया है, जो कि कोचीन स्थित डच बस्ती का समुद्र से दिखता दृश्य है। 17वीं शताब्दी में जैसे जैसे यूरोपीय व्यापार फैला, विभिन्न बंदरगाहों पर व्यापारिक बस्तियां भी बनने लगीं। कोचीन में डच बस्तियां 17वीं शताब्दी में विकसित हुई। बस्ती के चारों तरफ स्थित किलेबंदी को देखिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ चित्र है, जो कि बस्ती के चारों ओर क्या है? किलेबंदी है। यहाँ 18वीं सदी के आखिर में बुनाई के मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ थे, आप देख सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंत में बुनाई के मुख्य केंद्र कहाँ थे। तो जो सफ़ेद वाला दिया गया है वो स्टार से अंकित किया गया है, और इसके अलावा चेक और धारीदार इस चीज़ से अंकित किया गया, आप देख सकते हैं, सीड्स सिल्क। ठीक, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं बुरहानपुर, सिराज, पटना, ढाका, गुजरात, अहमदाबाद, सूरत, ये सारे जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र किस लिए हैं? बुनाई के केंद्र के रूप में अंकित किया गया है। चित्र 8 बुनाई केंद्र है, जो कि 1500 से 1750 के बीच का है। अगर आप इस नक्शे को देखें तो पाएंगे कि 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन 4 क्षेत्रों में केंद्रित था। बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। डेल्टा की असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे। याद रखें कि 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी और सड़कें भी अभी बननी शुरू ही हो रही थी। पूर्वी बंगाल, अब बांग्लादेश है, जो कि स्थित ढाका 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। ये शहर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रखेंगे, जैसे पूर्वी बंगाल, जो कि बांग्लादेश स्थित ढाका है, वहाँ पे कपड़ा उत्पादन का केंद्र था, जो कि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और वो किस लिए माना जाता है? मलमल और जामदानी बुनाई के लिए। इसके लिए वह दूर दूर तक प्रसिद्ध भी था। यदि आप नक्शे में भारत के दक्षिणी भाग को देखें तो मद्रास से उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल तट के साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्रों
का एक और समूह दिखाई पड़ेगा। पश्चिमी तट पर मुख्य बुनाई केंद्र गुजरात में स्थित है। तो देख सकते हैं कि पश्चिमी तट में गुजरात और वहीं मद्रास से उत्तरी आंध्र प्रदेश तक कोरोमंडल के तट के साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्रों को भी यहाँ दिखाया गया है। ठीक, देख सकते हैं आप यहाँ, जैसे पुलिकट, मद्रास, पांडिचेरी, नागपट्टनम, ये भी कपड़ा बुनकर का महत्वपूर्ण केंद्र है। बुनकर कौन थे, आइए देखते हैं। बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदायों के ही कारीगर होते थे। तो बुनकर कौन थे? बुनाई का काम करने वाले समुदायों के ही कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि दादा से उनके बेटे, उनके बेटे से उनके बेटे, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो हुनर होता था वो आगे बढ़ता चलता था। तो पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के ताँती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले व कैकोलार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये कुछ नाम आप याद रखेंगे, जैसे बंगाल के ताँती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, और दक्षिण में साले व कैकोलार तथा देवांग समुदाय ये बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये कुछ नाम हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसे याद रखेंगे। सूती कपड़ा, सूती कातना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। तो हम पढ़ रहे हैं कि कपड़ों के बारे में। तो सूत काटना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। यह काम अधिकांश महिलाओं के जिम्मे रहता था। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि कपड़ा का निर्माण कैसे होता था, आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि जो सूत काटने वाला काम होता था वह सबसे पहला चरण होता था। इसके बाद क्या होता था कि चरखा और तकली जो कि घर घर में पाया जाता था और धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था। उसके बाद कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे और ज़्यादातर समुदाय में बुनाई का काम पुरुष ही करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे। तो धागे को रंगने वाले को क्या बोलते हैं? रंगरेज। इसके अलावा छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की ज़रूरत होती थी जो ठप्पे से छपाई करते थे। हथकरघों पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। तो देख सकते हैं कि भारत में जो कुटीर उद्योग हैं, जो लघु उद्योग हैं, जैसे कि हथकरघा पर होने वाली जो बुनाई है और उससे जुड़े जो व्यवसाय हैं, लाखों भारतीय उसी पर टिके हुए हैं, उसी पर उनकी रोजी रोटी चलती है। यहाँ चित्र 9 दिया गया है जो कि बंगाल का एक तांती बुनकर को दिखाया गया है। बेल्जियम चित्रकार सोल्विंस द्वारा बनाया गया है जो कि चित्र 1790 के दशक का है। इस चित्र में तांती बुनकर गड्ढे वाले करघे में काम कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि गड्ढा वाला करघा क्या होता है? इसके अलावा हम औरांग के बारे में पढ़ते हैं। औरांग क्या है? फारसी भाषा में गोदाम को औरांग कहा जाता है, यानी कि गोदाम का जो फारसी भाषा है वो औरांग है। वहाँ बिक्री से पहले चीज़ों को जमा करके रखा तथा वर्कशॉप के लिए भी यह शब्द इस्तेमाल होता है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे भारतीय कपड़े का पतन। तो देखेंगे कि जो भारत में कपड़े का निर्माण हो रहा था, जो कुटीर उद्योग थे, जो लघु उद्योग थे, उसका पतन कैसे हुआ। तो पढ़ेंगे कि ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। तो जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, यानी कि सूती कपड़ा उद्योग का विकास हुआ, तो उसका असर भारतीय कपड़ों पर भी पड़ा। पहले देखेंगे कि अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाजार में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। तो अब क्या हुआ, जब ब्रिटेन में सूती कपड़ों का विकास होने लगा, अधिक मात्रा में कपड़ों का निर्माण होने लगा, तो जो भारतीय कपड़े थे उनका यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों के कपड़ों जो बने कपड़े थे उनका मुकाबला होने लगा।
ये हुआ पहला कारण। और दूसरा कारण यह है कि भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था। दूसरा कारण ये भी है कि भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत में आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। तो दूसरा कारण ये भी है। आगे हम देखेंगे कि इंग्लैंड में बने सूती कपड़ों ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़ों को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इंग्लैंड ने भारतीय कपड़ों को अपने उपनिवेश में जो भारतीय परंपरागत कपड़े थे, जो बाजार थे, उनको बाहर कर दिया था। इसकी वजह से हमारे यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। तो जब कपड़े की बिक्री होगी ही नहीं तो बुनकर कपड़े किस लिए बनाएंगे, जिससे उनको बेरोजगार होना पड़ा। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना भी बंद कर दिया था। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई। यहाँ एक निर्देश दिया गया, आइए हम पढ़ते हैं, जो कि स्रोत 1 है। हम भूखों मर जाएंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं, ये स्रोत दिया गया है। स्रोत में लिखा गया है कि 1823 में भारत की कंपनी सरकार को 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला, जिसमें कहा गया है कि, आइए पढ़ते हैं कि इस पत्र में क्या बताया गया है। हमारे पुरखे और हम लोगों को कंपनी से पेशगी मिलती थी, जिससे हम कंपनी के लिए बढ़िया कपड़े बुनकर अपने अपने परिवारों का पेट पालते थे। हमारी बदनसीबी है कि अब औरंग खत्म कर दिए गए हैं। तो औरंग के बारे में हमने आगे देखा था। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि औरंग क्या होता है, जिसकी वजह से हम लोगों और हमारे परिवारों के पास आजीविका के साधन नहीं बचे हैं। हम बुनकर हैं और कोई दूसरा कारोबार नहीं जानते। अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार बोर्ड हम पर कृपा नहीं करता है और हमें कपड़ों की ऑर्डर नहीं देता है तो हम भूखे मर जाएंगे। तो ये स्रोत 1 था जो कि हमने पढ़ा। अब हम स्रोत 2 देखेंगे। इसमें दिया गया है कि कृपया इसे अपने अखबार में प्रकाशित करें। तो आइए देखते हैं। 1828 की बात है। तो 1828 में एक विधवा कताई कामगार ने समाचार दर्पण नामक बंगाली अखबार के नाम भेजे पत्र में अपनी दुर्दशा का इस तरह बयान किया था। तो पढ़ते हैं। सेवा में संपादक समाचार। मैं कताई कामगार हूँ। भारी कष्ट के साथ मैं यह पत्र लिख रही हूँ। कृपया इसे अपने पत्र में प्रकाशित करें। जब मेरी उम्र 22 साल थी तब मेरे पति का देहांत हो गया था। मेरी 3 बेटियां थीं। जब मेरे पति का देहांत हुआ हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। उसके श्राद्ध के लिए मुझे अपने गहने बेचने पड़े। जब हम भूखों मरने की हालत में पहुंच गए तो भगवान ने मुझे जिंदा रहने का एक रास्ता दिखाया। मैं तकली और चरखे पर सूत काटने लगी। बुनकर हमारे घर आते और 3 तोले प्रति रुपये की दर से सूत खरीद ले जाते थे। बुनकरों से मुझे जितनी पेशगी चाहिए होती थी मुझे मिल जाती थी। इस तरह हम खाने पीने और कपड़ों के बारे में निश्चित रहने लगे। कुछ सालों में मैंने 28 रुपये इकट्ठे कर लिए थे। इस पैसे से मैंने अपनी एक बेटी का ब्याह किया। इस तरह मेरी 3 बेटियां अपने अपने घर चली गईं। अब 3 साल से हम दोनों औरतें, मेरी सास और मैं, दाने दाने को तरस रहे हैं। अब सूत खरीदने वाले बुनकर हमारे पास नहीं आते। अगर मैं बाजार में सूत बेचती हूँ तो पहले के मुकाबले 1/4 दाम भी नहीं मिलते। समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। मैंने बहुतों से पूछा है। लोग कहते हैं कि बाहर से बिलायती सूत आयात किया जा रहा है। बुनकर वही सूत खरीदकर कपड़ा बनाते हैं। लोग इस सूत का कपड़ा 2 महीने भी नहीं पहन पाते। वह गलकर तार तार हो जाता है। कष्टों में फंसी एक कताई कामगार की आप बीती। तो अब आपने महसूस किया होगा कि किस तरह भारत में कुटीर उद्योग यानी कि भारतीय कपड़ा निर्माण के पतन से भारतीय जनता पर इसका क्या असर पड़ा, यानी कि बुनकरों पर क्या असर पड़ा। आगे हम पढ़ेंगे
लेकिन असली दुर्दिन तो अभी आने वाले थे। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़ों से पट गए। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। तो अब क्या हुआ कि अब ब्रिटेन के जो कपड़े थे वो सस्ते दामों पर भारतीय बाजारों में बिक रहे थे, जिससे भारत के लोग उसे खरीद कर पहन रहे थे। तो क्या हुआ कि जो सूती कपड़ा पहनते थे उसमें जो 2/3 था वो ब्रिटेन का बना होता था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि ब्रिटेन का बना हुआ माल सस्ता होता था लेकिन निम्न क्वालिटी का होता था। इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों का भी हालात खराब होती गई। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काट कर ही अपना जीविका चला रही थी वे बेरोजगार हो गई। लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसकी वजह यह थी कि कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बन सकती। तो जो हथकरघा था वह पूरी तरह से नष्ट तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ उसका पतन हो गया था, यानी कि वह पतन की रास्ते पर था। इसकी वजह यह थी कि कपड़ों की जो कुछ किस्म थी वह मशीनों पर नहीं बन सकती थी। भला जटिल और मनभावन किनारियों वाली साड़ी और परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे? इन कपड़ों की न केवल रईसों के बीच बल्कि मध्य वर्ग में भी काफ़ी मांग थी और न ही ब्रिटेन की कपड़ा मिलों में वह बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। आगे हम पढ़ते हैं। आपने पश्चिमी भारत में स्थित सोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मदुरा का जिक्र सुना होगा। तो अगर आपने नहीं सुना होगा तो हम यहाँ देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ये शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। तो कब सामने आए? 19वीं सदी के अंत में। कौन कौन सा केंद्र है? पश्चिमी भारत का सोलापुर और दक्षिण भारत का मदुरा। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि वे आयाती कपड़ों का बहिष्कार करें, यानी कि जो विदेशी कपड़े बनकर भारत में आ रहे थे उनका बहिष्कार करने के लिए महात्मा गांधी ने उसका आह्वान किया और हाथ से कते सूत और हाथ से बने कपड़े यानी हाथ से बुने कपड़े ही पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे की बीच वाली पट्टी में जगह दी गई। तो इसे भी आप याद रखेंगे कि जो चरखा है उसकी जगह कहाँ पे है? जो चरखा है भारत का पहचान है उसको झंडे के बीच वाली पट्टी में रखा गया, यानी कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में इसको जगह दी गई, स्थान दिया गया। याद रखेंगे आप कि जो पट्टी है, जो झंडे के बीच पट्टी पाई जाती है, वह कहाँ और कैसे आया। तो आइए देखें कि आजीविका के साधन गंवा चुके बुनकरों और सूत काटने वालों का क्या हुआ। उनमें से बहुत सारे तो खेतिहर मजदूर बन गए थे, कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ चले गए और बहुत से देश से बाहर अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए चले गए। इनमें से कुछ हथकरघा बुनकरों को बम्बई, जो कि अब मुंबई है, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर और कानपुर में खुले नए कपड़ा कारखानों में नौकरी भी मिल गई। तो आप देख सकते हैं कि कैसे बुनकरों का जो ये बुरा हाल हुआ वह अपना काम छोड़कर कहाँ कहाँ चले गए। कुछ तो अदर देश में चले गए, जैसे अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के बागानों में काम करने के चले गए, और इसमें से कुछ अदर सिटी में जैसे बम्बई, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर, कानपुर, इन खुले नए कपड़ा कारखानों में नौकरी करने लगे थे। आगे हम पढ़ेंगे सूती कपड़ा मिलों का उदय। तो आइए हम देखते हैं। पहले देख सकते हैं यहाँ चित्र 10 दिया गया है, जो कि चित्र 10 है। एक कपास कारखाने में काम करती मजदूर महिलाएं सन 1900 के लगभग राजा दीनदयाल द्वारा लिया गया चित्र दिखाया गया है। कताई विभाग में ज़्यादातर मजदूर महिलाएं होती थी, जबकि बुनकर विभाग में ज़्यादातर पुरुष होते थे, जैसा कि हमने आगे इसके बारे में पढ़ा है। तो ये चित्र दिखाया गया 10 है। आप देख सकते हैं
कि कैसे महिलाएं कारखानों में काम कर रही हैं। पढ़ते हैं सूती कपड़ा मिलों का उदय। तो शुरू करते हैं। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुई। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट है कुछ चीज़ें हमारे लिए। तो सूती कपड़ा मिल सबसे पहले स्थापित कहाँ हुई? मुंबई में। कब? 1854 में। यह कताई मिल थी। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत में इंग्लैंड 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। बम्बई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफ़ी निकट था। तो जो बम्बई था वह पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली जो क्षेत्र था उस विशाल क्षेत्र से, यानी कि काली मिट्टी वाली जो पट्टी थी उसके काफ़ी पास में था, जहाँ कपास की खेती की जाती थी। जब वहाँ सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कपास का उत्पादन होता है उसके लिए काली मिट्टी अच्छी मानी जाती है, जो कि पश्चिमी भारत में पाया जाता है, जो कि बम्बई उसके पास में ही स्थित था। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ पे सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई और वहाँ कच्चा माल आसानी से मिलने लगा। तो जहाँ पे कच्चा माल आसानी से मिलेगा वहीं पर मिलों की स्थापना की जाती है, जिससे हमें अन्य चीज़ों की उपलब्धता आसानी से हो जाए। आगे पहले हम पढ़ लेंगे हम प्रगलन के बारे में। तो प्रगलन क्या होता है? चट्टान या मिट्टी को बहुत ऊंची ताप पर यानी कि तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करने और या धातु की बनी चीज़ों को पिघलाने की प्रक्रिया, जिससे कोई नई चीज़ बनाई जा सके, तो यह प्रगलन कहलाता है। यह जो प्रक्रिया है प्रगलन कहलाती है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि 1900 तक आते आते बम्बई में 84 मिलें चालू हो चुकी थी। उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो कि पारसी और गुजराती व्यवसायी थे। उन्होंने व्यवसाय खोला था जो कि अधिक से अधिक पैसा कमा लिया था चीन के व्यापार के जरिए। इस दौरान दूसरे शहरों में भी ऐसे कई कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला। तो याद रखेंगे कि अहमदाबाद में पहला कारखाना कब खोला गया? 1861 में। अगले साल ही संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खुला। सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी थी। हजारों गरीब काश्तकार, दस्तकार और खेतिहर कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। तो प्रारंभिक कुछ दशक में जो भारतीय कपड़ा कारखाने थे उनको बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा था, यानी कि बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। सबसे पहली समस्या यह थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। ज़्यादातर देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देती थी। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। आगे हम बढ़ते हैं कि इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और संबंधित देश के नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता था, परंतु औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योगों को आमतौर पर इस तरह की सुविधा या सुरक्षा नहीं दी। लिहाजा भारत में औद्योगिक सूती वस्त्र उत्पादन की पहली बड़ी लहर यह प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़ों की मात्रा में काफ़ी कमी आ गई थी और सैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्स स्टील। ये चित्र 11 आप देख सकते हैं, जो कि 18वीं सदी के अंत में टीपू सुल्तान की तलवार को दिखाया गया है। यह टीपू सुल्तान की तलवार है, जो कि इनकी तलवार की मूठ पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं, जिनमें युद्ध में फतह के संदेश दिए गए हैं। गौर से देखिए कि शेर का सिर मूठ के निचले सिरे की तरफ है। तो आप देख सकते हैं कि ये शेर का सिर है जो कि मूठ की निचली तरफ की तरफ दर्शाया गया है। तो पढ़ेंगे टीपू सुल्तान की तलवार के बारे में और वुड्स स्टील के बारे में। तो भारतीय इस्पात और लौह धातु कला की कहानी हम
टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से में शुरू करते हैं। भारतीय इस्पात और लौह धातु कला की कहानी हम टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं, ये वही टीपू सुल्तान है जिन्होंने 1799 तक मैसूर पर शासन किया था। तो टीपू सुल्तान ने शासन कब तक किया था? 1799 तक। और अंग्रेज़ों से 4 लड़ाइयाँ भी लड़ी और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे भी गए थे। टीपू की विश्वविख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्रहालयों में बहुमूल्य संपत्ति के रूप में रखी गई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू की तलवार इतनी खास क्यों थी? दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लौह कवच को भी आसान से चीर सकती थी। तो टीपू की जो तलवार थी वह इतनी पैनी थी, इतनी धारदार थी कि वह दुश्मन के लौह कवच को भी आसानी से चीर देती थी। इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा होता था, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इस वुड्स स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थी। इनकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। आगे हम पढ़ेंगे, टीपू सुल्तान की मृत्यु के 1 साल बाद यानी कि 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले, जिनका नाम है फ्रांसिस बुकानन, ने इस बात का ब्यौरा दिया है कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में वुड्स स्टील किस तरह बनाया जाता था। इस भट्टियों में लोहे को काठ कोयलों के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हड्डियों में रख दिया जाता था। तापमान के जटिल उतार चढ़ाव को नियंत्रित करते हुए प्रगालक इस्पात की सिल्लियाँ तैयार कर लेते थे, जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो वुड्स असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द उरुक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। तो आप देख सकते हैं, इसे याद रखेंगे कि जो वुड्स है वो कन्नड़ शब्द उक्कू और इसके अलावा तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल और मलयालम शब्द उरुक्कू यानी कि स्टील का ही बिगड़ा हुआ रूप अंग्रेजी रूप है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि भारतीय वुड्स स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफ़ी आकर्षित किया। जो भारतीय वुड स्टील था यूरोपीय वैज्ञानिकों को बहुत हद तक अट्रैक्टिव किया। विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले, जिनका नाम है माइकल फैराडे, ने भारतीय वुड्स स्टील की विशेषताओं का 4 साल जो कि 1818 से 1822 तक अध्ययन किया। परंतु दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित वुड्स स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य तक आते आते पूर्वी तरह लुप्त हो चुकी थी। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होगा? भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ ही यह तलवार भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ ही यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया था। आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे दिया गया है धौकनी के बारे में। तो धौकनी क्या होता है? हवा फेंकने वाला यंत्र होता है। पढ़ेंगे हम गाँवों की उजड़ी भट्टियाँ। तो देखते हैं कि गाँवों की उजड़ी भट्टियों के बारे में। वुड्स स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक जरूरी थी, परंतु भारत में 19वीं सदी तक आते आते यानी कि 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी। खास तौर से बिहार और मध्य भारत के हर एक जिले में ऐसे प्रगालक कारीगर थे जो लोहा बनाने के लिए लौह अयस्क के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। इसी लोहे के कारखानों में दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन बनाए जाते थे। ज़्यादातर भट्टियाँ मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। प्रगलन का काम पुरुष करते थे जबकि महिलाएं धौकनी चलाती थीं। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रगलन का काम है किसका है? पुरुषों का है, जबकि धौकनी का काम महिलाओं का होता था। वे कोयले को लगातार धकाने के लिए हवा फेंकती रहती थी। यहाँ चित्र 13 दिया गया है जो कि मध्य भारत का एक गांव जहाँ लौह प्रगालकों का अगरिया समुदाय रहता था। अगरिया जैसे समुदाय लोहा बनाने के माहिर थे। तो जो अगरिया समुदाय था वह लोहा बनाने में माहिर था। 19वीं सदी के आखिरी में
19वीं सदी के अंत में बार बार बड़े अकाल की वजह से भारत के सूखे इलाकों पूरी तरह तबाह हो गए थे। मध्य भारत में बहुत सारे अगरिया कारीगरों ने काम करना बंद कर दिया था, गांव छोड़ दिया था और रोजी रोटी की तलाश में दूसरे इलाकों में चल पड़े थे। उनमें से बहुत सारे लोगों ने दोबारा कभी भट्टियां नहीं चलाई। तो यहाँ स्रोत 3 दिया गया है, जो कि एक व्यापक उद्योग के बारे में दिया गया है। पढ़ लेते हैं हम इसे। क्या है? प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार, तो देखते हैं, एक जमाने में लोहा प्रगलन भारत का बहुत व्यापक उद्योग था और सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र के विशाल बलुआ मैदानों के अलावा शायद ही ऐसा कोई जिला था जहां धातुमल न दिखाई देता हो। यहाँ के आदिम लौह प्रगालकों को ऐसे भंडारों से अयस्क हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होती जिन पर कोई यूरोपीय लौह विशेषज्ञ एक पल के लिए विचार करना भी उचित नहीं समझेगा। तो धातुमल क्या होता है, इसे हम जानेंगे। आगे देख लेते हैं धातुमल क्या होता है। धातु को गलाने से पैदा होने वाला कचरा धातुमल कहलाता है। तो पढ़ते हैं आगे। 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे के प्रगलन का हुनर खत्म होने लगा। ऐसा क्यों? देखते हैं। ज़्यादातर गांवों में भट्टियां ठंडी पड़ चुकी थी और लोहे का उत्पादन गिरता जा रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? तो देखेंगे। इसकी एक वजह तो एक नए कानून ही थी, जिनके बारे में आप अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। तो अध्याय 4 में हमने वन कानून के बारे में पढ़ा है। आगे हम देखते हैं। जब औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी तो लोहा बनाने वालों को कोयले के लिए भला लकड़ी कहाँ से मिलती और लौह अयस्क भी वे कहाँ से ला सकते थे। वन कानूनों को नज़रअंदाज करते हुए वे अक्सर चोरी छिपे जंगलों में जाकर लकड़ी इकट्ठा कर लाते थे, परंतु लंबे समय तक केवल इसी तरह अपना कारोबार जारी नहीं रख सकते थे। लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने यह पेशा छोड़ दिया और वे आजीविका के दूसरे साधन ढूंढने लगे। तो आगे हम देखते हैं। कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दी। तो वन कानून के तहत क्या क्या था, इसे हम देख रहे हैं। पढ़ते हैं कि कुछ क्षेत्रों में सरकारों ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दी थी, लेकिन प्रगालकों को अपनी भट्टियों के लिए वन विभाग को बहुत भारी कर चुकाने पड़ते थे, जिससे उनकी आय गिर जाती थी। 19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लोहे और इस्पात का आयात भी होने लगा था। तो 19वीं सदी के अंत तक आते आते ब्रिटेन से लोहा और इस्पात का आयात भी होने लगा था। आयात मतलब खरीदारी। भारतीय लुहार भी घरेलू बर्तन व औजार आदि बनाने के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगे थे। इसकी वजह से स्थानीय प्रगालकों द्वारा बनाए जा रहे लोहे की मांग कम होने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत तक लोहा और इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने एक नई चुनौती अब खड़ी हुई। आगे हम पढ़ेंगे भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय। तो बात है साल 1904 की। अप्रैल का महीना था। अमेरिकी भूवैज्ञानिक जिनका नाम है चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे जिनका नाम है दोराबजी टाटा, ये छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते हुए घूम रहे थे। वे भारत में एक आधुनिक लौह व इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडारों की तलाश करने में कई महीने और बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके थे। जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह थी कि उम्दा लौह अयस्क भंडारों का पता लगा लिया जाए। तो बिल्कुल सही है कि कारखाना स्थापित करने के लिए सबसे पहले चीज़ों का उपलब्ध होना जरूरी है ताकि उसका निर्माण किया जा सके। जब चीज़ें ही उपलब्ध नहीं रहेंगी तो कारखाना की स्थापना करने से क्या फ़ायदा। एक दिन कई घंटे तक जंगल की खाक छानने के बाद वेल्ड और दोराबजी एक छोटे से गांव में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों में भरकर लौह अयस्क ले जा रहे हैं। ये अगरिया समुदाय के लोग थे। आगे हमने अगरिया समुदाय के बारे में पढ़ा भी है। जब उनसे पूछा गया कि वे अयस्क कहाँ से लाए हैं तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी। वेल्ड और दोराबजी घने जंगलों से होते हुए
काफ़ी देर बाद थककर उस पहाड़ी पर जा पहुँचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्डन ने बताया कि उन्हें जिस चीज़ की तलाश थी वह मिल चुकी है। रजहारा पहाड़ियाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थीं। तो याद रखेंगे कि रजहारा पहाड़ियाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थी। लेकिन यहाँ एक परेशानी थी, यह सूखा इलाका था और कारखाना चलाने के लिए आसपास कहीं पानी नहीं था। लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही। अगर यह समुदाय के लोगों ने ही लौह अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने में मदद दी, जहाँ से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई। तो मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। आगे हम देखते हैं कि कुछ साल बाद सुवर्ण रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई। इस शहर को जमशेदपुर नाम दिया गया। जैसा कि आप सुने होंगे, इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को शॉर्टकट में कहा जाता है, की स्थापना हुई, जिसमें 1912 में स्टील का उत्पादन होने लगा। तो आपने सुना भी होगा टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1912 में। इससे स्टील का उत्पादन होने लगा था। टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई। 19वीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था। तो बात है 19वीं सदी की, और उसी समय जो भारत है वो आमतौर पर ब्रिटेन से बने जो स्टील है वहाँ से खरीदारी कर रहा था। भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की यहाँ भारी मांग थी। काफ़ी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ यह मानने को तैयार नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण हो सकता है, यानी कि संभव होगा। तो जो अंग्रेज विशेषज्ञ थे यह बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि भारत में भी ऐसा हो सकता है कि श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण हो सके। जब तक टिस्को की स्थापना हुई, हालात बदलने लगे थे। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। तो बात है 1914 की, जो कि पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। इस तरह भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावटें आई और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आश्रित हो गया। जब युद्ध लंबा खिंच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम भी सौंपा गया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कारखाना स्थापित होने के बाद यह प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। 1919 तक स्थिति यह हो गई कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। जैसे जैसे समय बीता, टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। आगे पढ़ते हैं कि सूती कपड़े की तरह लोहे एवं इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगे। तो आपने आगे पढ़ा भी है कि जब जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगी, तब भारत में उनका, भारत के कारीगरों को या भारत के उद्योगों को लाभ हुआ और भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ। तो हमने आगे पढ़ा कि जब ब्रिटिश आयात गिरा, तब भारत में, यानी कि भारतीयों को उनके औद्योगिक वस्तुओं पर जो मांग थी उन पर काफ़ी वृद्धि हुई, इजाफा बढ़ा, यानी कि लाभ हुआ। तो ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आए। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ, औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया और सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होती गई। भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्षरत ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों में इनमें से बहुत सारी मांगने पड़ी। तो देख सकते हैं कि भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए कैसे ब्रिटिश सरकार को अपना शासन चलाने के लिए
भारत की मांगों को मान रही है। तो यहाँ चित्र दिया गया है, देख लेते हैं चित्र क्या है। चित्र 15 है, जो कि युद्ध के आखिर में विस्तार युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए टिस्को को अपनी क्षमता और फैक्ट्री का आकार बढ़ाना पड़ा। विस्तार का यह काम युद्ध के बाद भी चलता रहा। इस चित्र में नए विद्युत संयंत्र और बॉयलर संयंत्र बनाए जा रहे हैं, जो कि जमशेदपुर 1919 की का चित्र है। तो ये चित्र आप देख सकते हैं, जमशेदपुर 1919 का चित्र है। यह चित्र किस लिए दिखाया गया है? इस चित्र में नए विद्युत संयंत्र और बॉयलर संयंत्र बनाते हुए दिखाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे अन्यत्र के बारे में, जो कि दिया गया है जापान में औद्योगिकरण के शुरुआती साल। तो बात है 19वीं सदी के अंत की। तो 19वीं सदी के आखिर में जापान के औद्योगिकरण का इतिहास भारत के औद्योगिकीकरण से बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। तो आइए देखते हैं क्या है। भारत में औपनिवेशिक सरकार ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने भारतीय उद्योगपतियों को किस तरह से सहायता नहीं दी। दूसरी तरफ जापान की सरकार ने अपनी देसी उद्योग को खुलकर बढ़ावा दिया। तो जापान की सरकार ने क्या किया? अपनी देसी उद्योग को खुलकर बढ़ावा दिया। वहीं जो भारत में औपनिवेशिक सरकार है, उन्होंने ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बढ़ाने के लिए भारतीय उद्योगपतियों को कोई भी सहायता नहीं दी। आगे है 1868 में जापान की सत्ता संभालने वाले, जिनका नाम है मेजी राजवंश, का मानना था कि जापान को पश्चिमी प्रभुत्व का सामना करने के लिए औद्योगिकरण के रास्ते पर चलना चाहिए। इसलिए उसने औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसी क्रम में डाक सेवाओं, टेलीग्राफ, रेलवे और वाष्प चालित जलपोतों का विकास किया गया। पश्चिम से नवीनतम तकनीक का आयात किया गया। तो पश्चिम से नवीनतम तकनीकी का आयात किया गया और उसे जापान की ज़रूरतों के हिसाब से ढाला भी गया। जापानी पेशेवर को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को भी बुलाया गया। निवेश के लिए सरकारी बैंकों से उद्योगपतियों को उदार शर्तों पर कर्ज दिए गए। सरकार ने पहले विशाल उद्योग शुरू किए और बाद में उन्हें सस्ती कीमत पर व्यावसायिक घरानों को बेच दिया। भारत में औपनिवेशिक प्रभुत्व ने औद्योगिकरण के रास्ते में बाधाएं पैदा कर दी थी, जबकि जापान में विदेशी कब्जे के भय की वजह से ही औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला था। लेकिन इसका एक अर्थ यह भी था कि जापान का औद्योगिक विकास शुरू से ही उनकी सैनिक ज़रूरतों से जुड़ा हुआ था। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह भारत का जो औद्योगिकरण है और जो जापान का औद्योगिकरण है, कैसे इन दोनों में अंतर है, एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो आज हमारा अध्याय यहीं समाप्त होता है। कल हम देखेंगे इस अध्याय का प्रश्न अभ्यास। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। अभी इस चैनल पर हम नए हैं, तो मेरे पढ़ाने में जो भी त्रुटियाँ आई हो उसे क्षमा करिएगा। इस चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इसी प्रश्न अभ्यास के साथ।